हम लोग मैटलैब मतलब स्टार्ट किए थे। और स्टार्टिंग में इंटरफेस कैसा होता है ये देख रहे थे। विंडोज के बारे में देख रहे थे कि कौन कौन सा विंडोज रहता है और उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो बेसिकली ये 4 विंडोज इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा भी कई सारे विंडोज होते हैं, जैसे वर्क स्पेस विंडो, जो कि आउटपुट जो आ रहा है वो क्या कर रहे हैं हम वो करेंटली वो दिखाता है। एक ये भी होता है, देखे थे कि जो करेंट फोल्डर किस फोल्डर में है, जो चीज कर रहे हैं वो भी विंडो एक हमेशा शो करते रहता है। बट ये चारों विंडोज जो है ये जनरली इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसके बारे में ही। मैटलैब एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रोग्रामिंग है, बहुत वास्ट है। तो अगर एक बुक भी इस पर लिखा जाए तो भी सारा चीज कवर हो पाना पॉसिबल नहीं। किसी भी बुक एक बुक पढ़ भी ले तो भी सारा चीज नहीं कवर हो पाए, इतना वास्ट प्रोग्रामिंग। तो इसका कोई लिमिट, किसी चीज का इसमें लिमिटेशन नहीं है। बहुत बहुत सारा फंक्शंस है, बहुत वैरायटीज का काम हो सकता है इसमें। बट हम लोग चूंकि स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग हर चीज को, हम लोग को बेसिक बस समझना है कि जैसे स्टार्ट करते हैं तो 2+2 एडिशन समझते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ऐसे करके हम लोग को बेसिक बेसिक सारा चीज समझ लेना है मैटलैब को, ताकि एकदम नया ना रहे। तो यहाँ पर ऑलरेडी हम इसमें लिखा ही चुके हैं कि कमांड विंडो में क्या होता है। तो ये मेन विंडो होता है, और इसमें इसके बारे में थोड़ा सा और नीचे हम लिखा देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बस एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट लिखे हैं ना। तो जैसे कमांड विंडो के बारे में 2 लाइन, जैसे इसके बारे में आएगा तो क्या लिख सकते हैं कि इट इज मैटलैब्स मेन विंडो एंड ये ओपन होता है, इट एंड ओपन्स व्हेन मैटलैब स्टार्टेड। मैटलैब को जब स्टार्ट करते हैं तो ये ओपन हो जाता है, और सारा जो भी कमांड है वो इसी पर देते हैं। ऑल कमांड्स आर एक्सिक्यूटेड ऑन दिस विंडो। बस इतना ही, छोटा छोटा चीज बस, जितना काम का है बस उतना ही समझेंगे। ऐसे तो और भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है, हम लोग टू द पॉइंट बेसिक बेसिक चीज ही सारा देखेंगे। नेक्स्ट इज फिगर विंडो। द फिगर विंडो ये कब कैसे ओपन होता है, तो इसके बारे में लिखना आएगा तो लिख सकते हैं द फिगर विंडो ओपन्स ऑटोमेटिकली। कल देखे थे ओपन करके भी कि अपने आप खुल जा रहा था। कब? जब कमांड विंडो में कुछ स्पेशल टाइप का कमांड दे रहे थे तो फिगर विंडो के लिए कुछ करना नहीं पड़ता था, वो अपने आप पॉप आउट हो जा रहा था, खुल जा रहा था। द फिगर विंडो ओपन्स ऑटोमेटिकली कब ओपन हो जाता है अपने आप? जब ग्राफिक कमांड देते हैं, व्हेन ग्राफिक कमांड कमांड्स आर एक्सिक्यूटेड एंड कंटेंट्स। और इसमें होता क्या है, तो ये ग्राफ कंटेंट करता है। जो भी ग्राफिकल हम दिए हैं कमांड, उसके हिसाब से वो ग्राफ आउटपुट देता है। एंड कंटेंट्स graphs created by these commands।
जो भी हम कमांड दिए हैं, ग्राफिक कमांड, उससे रिलेटेड वो ग्राफ कंटेन करता है और अपने आप खुल जाता है जब ग्राफिकल कमांड कोई देते हैं। थर्ड था एडिटर विंडो। इसमें क्या बताए थे कि क्या होता है कि जब लंबा प्रोग्राम लिखते हैं तो कमांड विंडो सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि उसमें बैक नहीं जा सकते। तो हमको कोई ऐसा मतलब ऐसा विंडो चाहिए जिसमें हम एडिट भी कर सके। गलती से 2 के जगह 3 लिख दिए, अब हम और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिए, रन कर दिए, मतलब आउटपुट देख रहे हैं कि गलत आ रहा है, तो चेक करेंगे कि कहाँ वो प्रोग्राम में गलती है। तो देखे क्या, अरे 2 के जगह 3 लिख दिए हम, गलती से 2 लिखना चाहिए था। तो अब क्या करेंगे, तो एडिट जाके डायरेक्ट नहीं कर सकते, फिर से पूरा ऊपर से नीचे तक लिखना पड़ेगा या कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, जो भी। अगर एक गलती हो गया था तो कॉपी पेस्ट ठीक है, लेकिन और भी मॉडिफिकेशन ऐसे से बार बार कितना कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। हमको चाहिए कि जहां पर एडिट हुआ है डायरेक्ट हम एडिट कर सकें, उसके लिए एडिटर विंडो। द एडिटर विंडो is used for writing and editing प्रोग्राम जब भी लिखते हैं तो हम लोग प्रिफर करते हैं कि हम एडिटर विंडो में ही लिखें, अगर बड़ा प्रोग्राम है तो। और खासकर बड़ा प्रोग्राम में हम श्योर नहीं रहते हैं कि हम जो लिख रहे हैं एकदम आउटपुट एक बार में ही सही आ जाएगा, तो उसमें एडिटिंग वगैरह का रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए ऐसा करते हैं। अदरवाइज अगर हम जानते हैं कि कैसे करना है कोई भी चीज को, तब तो हम कमांड विंडो में डायरेक्ट लिख सकते हैं। बट लार्ज प्रोग्राम्स में अक्सर गलती होता ही है किसी से। नेक्स्ट इज हेल्प विंडो, और ये क्या करता है, दिस कंटेंट्स हेल्प इंफॉर्मेशन, बस इसके बारे में ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है। ये जो है अपने आप में एक पूरा कंप्लीट पैकेज है मैटलैब, जहां पर तुमको हेल्प इंफॉर्मेशन भी दिया रहता है। सी में ऐसा ऐसा नहीं था, नहीं, सी में ऐसा कुछ नहीं रहता, सी या सी प्लस प्लस में, कि हम हेल्प मांगे और वो कुछ गाइडलाइंस दे कि हाँ तुम ये करो या वो करो, ऐसा करो। इसमें ऐसा है, एक हेल्प विंडो भी बना दिया है, क्योंकि बहुत वास्ट है। सी और सी प्लस प्लस जैसा लिमिटेड नहीं है, बहुत सारा चीज होता है इसमें, तो इसीलिए इसमें एक विंडो भी बनाया है कि किसी को कोई चीज नहीं आता है तो कैसे करेगा स्टार्टिंग। अलग बात है कि हेल्प विंडो से भी नया नया को कुछ समझ में नहीं आएगा, मैक्सिमम चांसेस यही है। अब थोड़ा सा कमांड विंडो चूंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे। नोट्स फॉर राइटिंग इन द कमांड विंडो। कल जो देखे थे उसी का आज बस थ्योरी लिख रहे हैं, फिर इसके बाद ये थ्योरी लिखने के बाद फिर से हम लोग बहुत सारा और भी कुछ कुछ देखेंगे, इनबिल्ट कमांड वगैरह वगैरह, ऑपरेशंस कैसे होता है ये सब। लेकिन ये चूंकि कमांड विंडो इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में ठीक से लिखना जरूरी है। तो इसमें क्या है, कमांड विंडो में क्या होता है ये तो लिख लिए, कमांड विंडो होता क्या है, लेकिन इसमें लिखना है। जब इसमें राइटिंग करते हैं तो कैसे क्या क्या चीज का ध्यान रखना पड़ता है और क्या 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 चीज होता है, इसके बारे में लिखना पड़ेगा। टू टाइप कमांड, कमांड विंडो में क्या करते हैं, कोई कमांड हम टाइप करते हैं, इनपुट देते हैं, तो क्या करते हैं, कोई कमांड टाइप करते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, टू टाइप अ कमांड द कर्सर मस्ट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू द कमांड प्रॉम्प्ट। जो कि कल देखे थे, कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है, किसी को याद है?
हाँ, इस तरह से। ये देखो, ये जो है ये कमांड प्रॉम्प्ट, या कुछ भी लिखना होगा कमांड विंडो में तो यहीं पर कर्सर डालेंगे ना। कमांड प्रॉम्प्ट जहां पर है वहां पर कर्सर रखेंगे और फिर हमको जो लिखना है वो लिखेंगे। तो किसी भी कोई भी कमांड देने के लिए हमको कर्सर उठा के कहाँ रखना पड़ेगा, कर्सर तो मेरे कंट्रोल में है ना, तो कर्सर को हम रखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट के नेक्स्ट मतलब बगल में, और फिर वहां पर टाइप करेंगे। तो यही काम कल कर किए भी थे। फिर वंस अ कमांड इज टाइप्ड, कमांड इज टाइप्ड, कमांड टाइप हो गया तो क्या करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। तो एंड द इंटर की इज प्रेस्ड, कमांड को टाइप कर दिए, इंटर की प्रेस कर दिए, तो क्या होगा, द कमांड इज एग्जीक्यूटेड। जो भी कमांड दिए हैं वो कमांड रन होगा और आउटपुट उसी हिसाब से हमारा आएगा। थर्ड, जैसे कि 2x3 कल लिखे थे तो वो हम कमांड दिए थे, उसके बाद क्या कर रहे थे, इंटर दबा रहे थे। जैसे इंटर दबा रहे थे 6 आ जा रहा था, एग्जीक्यूट हो जा रहा था प्रोग्राम। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि क्या बहुत सारा कमांड को एक ही लाइन में टाइप किया जा सकता है या लाइन बदलना बार बार पड़ेगा ऐसा करके। तो इसके लिए ये वाला लाइन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। सेवरल कमांड्स, जैसे कि हम कल कर रहे थे तो हम एक लाइन में 2x3 लिख रहे हैं, हम तो बेसिकली कल बेसिक ही किए थे, मतलब हम एक से ज्यादा दे ही नहीं रहे थे एक लाइन में, 2x3 बस लिख रहे थे तो 6 आ जा रहा था, फिर 2x5 कर रहे थे 10 आ जा रहा था, इस तरह से। तो क्या पॉसिबल है कि हम एक ही लाइन में हम चाहे कि 2x3 भी लिखे, 2x5 भी लिखे, मान लो ये सारा चीज हम एक दोनों चीज को एक साथ लिख दिए, तो क्या कमांड रन करेगा, आई मीन एग्जीक्यूट करेगा, करेगा, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि हमको बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा। टू ये एक कमांड हम लिखे, हम दूसरा कमांड भी इसी में लिखना चाहते हैं, कल ऐसा नहीं कर रहे थे लेकिन आज ऐसा कर रहे हैं, तो कॉमा देंगे 2x5 और अब इंटर प्रेस करेंगे, देखते हैं क्या आता है। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन फिर उसके बाद इतना टाइम नहीं लगेगा। आ जाओ, ठीक है, इसको थोड़ा छोड़ते हैं, लिख लेते हैं इस लाइन को, तब तक वहां आ जाएगा। फर्स्ट टाइम आज किया है ना इसलिए ऐसा डिले हो रहा है। सेवरल कमांड्स कैन बी टाइप्ड इन द सेम लाइन, एक ही लाइन में बहुत सारा कमांड हम दे सकते हैं। ये कैसे दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लिख दिया 2x3 3x4, ऐसे कॉमा बीच में प्लेस करना पड़ेगा। दिस इज डन बाय टाइपिंग a comma between the commands. When enter key is pressed, the commands are executed. और एग्जीक्यूट होगा तो उसी ऑर्डर में आएगा जिस ऑर्डर में हम आउटपुट दिए। जैसे 2x3 पहले लिखे थे, आया कि नहीं आया, अभी तक नहीं आ गया। देखो 2x3 लिखे थे, कॉमा 2x5 लिखे थे,
तो आउटपुट जो आया वो इसी ऑर्डर में आया, पहले किसका आया 2 into 3 का, फिर 2 into 5 का। इसी तरह से जिस ऑर्डर में हम प्लेस किए हैं कमांड को उसी ऑर्डर में आउटपुट भी हमारा आएगा। पहले जो कमांड है उसका आंसर पहले, सेकंड कमांड का बाद में, थर्ड कुछ और देंगे तो उसके बाद थर्ड में ये है, इस तरह से चलेगा। तो इस प्रेस द कमांड्स आर एक्सिक्यूटेड, और कैसे एग्जीक्यूट होगा, इन ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ भी लेफ्ट से राइट में ही हम देख रहे हैं कि पहले लेफ्ट वाला का दे रहा है फिर राइट वाला का आउटपुट दे रहा है। तो इस तरह से ये, और एक ही लाइन में हम बहुत सारा इस तरह से कमांड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि हमको कॉमा प्लेस करना पड़ेगा बीच में। कॉमा नहीं देंगे तो क्या होगा, और स्पेस एक देते हैं 3 into 2, ऐसा ये 3 into 3, और कॉमा प्लेस नहीं किए क्या होता है, देखो एरर आ गया ना, इनवैलिड एक्सप्रेशन, चेक मिसिंग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ये एरर आ जाएगा अगर कॉमा नहीं देंगे, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा कि 2 कमांड दिया। एंड लास्टली 4th नंबर, सब ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू गो बैक टू अ प्रीवियस लाइन। एक बार एग्जीक्यूट कर दिए मतलब इंटर प्रेस कर दिए तो उसके बाद प्रीवियस लाइन पर पॉसिबल नहीं है वापस से जाना, और इसी कारण से हम लोग एडिटर यूज करते हैं इन द कमांड। यही इसका ड्रॉबैक है जिसके कारण एडिटर यूज होता है। विंडो टू मेक अ करेक्शन, कुछ करेक्ट करने के लिए कुछ भी जाए, जैसे कि यहाँ पर हम ये लिखे हैं इंटर प्रेस किए तो एरर आ गया, अब हम वापस से चाहते कि अच्छा यहाँ पर हम कॉमा छोड़ दिए, ऐसा चाहते हैं तो यहाँ पर जाएंगे तो हम वापस से नहीं जा पाएंगे। देखो यहाँ पर कर्सर नहीं जा रहा, ब्लिंक यहीं पर कर रहा है, यहाँ पर हम ले भी जा रहे हैं तो ब्लिंक नहीं कर रहा है, मतलब हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख सकते। अब लिखेंगे भी वहां पर तो हम नीचे ही में लिखाएगा, जैसे कुछ भी लिखेंगे तो नीचे में लिखाएगा, यही कारण से एडिटर यूज करते हैं, ये तो कल देखे ही थे। और कुछ बेसिक फीचर्स होता है, मतलब कुछ कल देखे थे कमांड्स, एक्चुअली फीचर्स नहीं, कमांड्स होता है, बेसिक कमांड्स, जिसके बारे में कल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, तो उसके बारे में 1 by 1 बस धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे। सम कमांड्स जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्टार्टर के लिए, जो स्टार्ट कर रहा है उसके लिए। सम कमांड्स, कौन कौन सा कमांड्स है ये, नंबर 1 इज सेमीकोलन, द सेमीकोलन कहाँ होता है, अगर कंप्यूटर के पास बैठे हो तो देख सकते हो, इंटर के सेकंड, मतलब सेकंड लेफ्ट में, इंटर से 2 घर लेफ्ट जाओगे तो वहां पर सेमीकोलन। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारा चीज लिख रहा है, जैसे देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर सेमीकोलन दिया गया है, तो यहाँ पर क्यों दिया गया है, ऐसा इसलिए दिया जाता है कि हमको क्या चाहिए था, यहाँ पर हम एक फंक्शन डिफाइन किए cos x, और फिर हमको उसका प्लॉटिंग चाहिए था, हमको cos x से मतलब नहीं था, हमको बस प्लॉटिंग से मतलब है, -π से π तक का जो प्लॉटिंग है वो दे दो, तो इसको हम हाइड कर दिए, इसको मतलब है कि इसमें सेमीकोलन हम लगा दिए, तो हमारे आउटपुट में जब हम आ रहा था तो कुछ भी नहीं आ रहा था सिवाय कि फिगर को छोड़कर और कुछ भी नहीं आ रहा था। लेकिन अगर हम सेमीकोलन यहाँ से हटा दें, जैसे कि हम ऐसे लिखते हैं
यहाँ पर ही लिखते हैं कमांड विंडो में 2 into 3 और दे देते हैं सेमी कॉलन। अब देखते हैं इंटर दबा के क्या आता है। तो कुछ आया? कुछ नहीं आया। लेकिन 2 into 3 सेमी कॉलन नहीं है, 6 आ गया। तो ये सेमी कॉलन का मतलब क्या है? ये काम क्या करता है? ये आउटपुट को हाइड कर देता है। मतलब एग्जीक्यूट तो हो गया प्रोग्राम इंटर करने पर, लेकिन तुमको शो नहीं करेगा कि एग्जीक्यूट होने पर क्या आंसर आया। और वही हटा दिए सेमी कॉलन तो आ गया आंसर। तो इसका काम क्या होता है सेमी कॉलन का? कि टू हाइड आउटपुट, आउटपुट को छुपाता है। ऐसा क्यों जरूरी है आउटपुट को छुपाना? क्योंकि मान लो ये तो एक एक लाइन का लिख रहा है ना, बस छोटा छोटा लिख रहा है, लेकिन जब प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो एक एक पेज का हो जाता है। एक एक पेज, दो दो पेज, तीन तीन पेज, चार चार पेज तक का हो जाता है। तो उसमें तो है हमको चार चार पेज का प्रोग्रामिंग में बहुत सारा चीज आउटपुट आता है। आउटपुट में बहुत सारा चीज होता है, क्योंकि एक चीज एग्जीक्यूट करते हैं, उसी की हेल्प से दूसरा चीज एग्जीक्यूट करते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो हमको क्या चाहिए? फाइनल आउटपुट चाहिए, बाकी सब ऊपर से हमको मतलब नहीं है। तो इसीलिए वहां पर सेमी, ऊपर वाले में सेमी कॉलन दे देते हैं और नीचे वाले में सेमी कॉलन नहीं देते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसमें हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब सिर्फ इससे है कि हमारा प्लॉटिंग क्या होगा। यहाँ पर सेमी कॉलन अगर हटा के एग्जीक्यूट करें, एडिटर में एग्जीक्यूट करना है तो डायरेक्ट इंटर दबाएंगे तो काम नहीं चलेगा, इंटर करेंगे तो नेक्स्ट लाइन चला जाएगा। देखो नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन ऐसे। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हम ये रन कमांड, अगर हम एडिटर में है तो, अगर कमांड विंडो में है तो डायरेक्ट इंटर दबाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर हम 2 into 3 करके इंटर प्रेस कर देते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इसको रन करना पड़ेगा। तो अगर इसको रन करेंगे, देखते हैं रन करते हैं तो क्या आता है। कल डिस्कस किए भी थे ये चीज। तो रन करते हैं। तो सबसे पहले चूंकि ये प्रोग्राम सेव नहीं है तो पहले बोलेगा कि सेव करो इसको, तभी रन होगा। थोड़ा देर रुकते हैं। देखो आ गया ना, कह रहा है कि सेव करो सबसे पहले। तो हम इसको सेव करते हैं कहाँ जाके? अपना मैटलैब वाला जहां हम क्लास ले रहे हैं वहां पर, यहाँ मैटलैब, और लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं प्लॉट 1। प्लॉट 1 का मतलब कि एक प्लॉटिंग हम किए हैं ऐसा। अब इसको सेव करने का कोशिश करते हैं, देखो क्या होता है। देखो सेव नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हम प्लॉट और 1 के बीच में क्या दे दिए थे? हाइफन दे दिए थे, और हाइफन अलाउड नहीं रहता है नाम सेव कर रहे हैं। हालांकि हम अंडर स्कोर देंगे, ये देखो अंडर स्कोर दिए प्लॉट के बाद, तब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो सेव ले लेंगे। अरे ये भी नहीं लिया। डू यू लाइक टू सेव इन एज फेवर फोल्डर इंस्टेड? एक मिनट, यहाँ पर हमको सेव करना था ना। अब सेव कर लेते हैं इसको। तो देखो सेव हो गया और यहाँ पर नाम चेंज हो जाएगा। अभी क्या है? अनटाइटल 3 है, अभी चेंज होगा इसका नाम, देखना, क्योंकि नाम हम बदल दिए हैं, प्लॉट 1 लिखे हैं। क्या हुआ? नहीं हुआ क्या? प्लॉट 1 सेव क्यों नहीं हो रहा है? सेव, ये पता नहीं सेव क्यों नहीं हो रहा है।
लेकिन सेव ऐसे ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। प्लॉट 1 अगर अंडरस्कोर भी हटाते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, पता नहीं, शायद ये कनेक्टेड है ना मेरा, क्या बोलते हैं ये, लाइटिंग पैड में भी, इसके वजह से कुछ हो रहा है। कुछ भी नाम दे सकते हैं और इसको सेव करते हैं, सीधा डेस्कटॉप पर ही करते, देखते हैं। अभी किसी कारण से नहीं हो पा रहा सेव, बट सेव ऐसे ही होता है, इसमें कोई क्या क्या नहीं नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटेंशन तो अपने आप लिया हुआ है ना, देखो सेव एज टाइप, देखो मैटलैब.m, तो ये ऑलरेडी खुद से लिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, वो भी देखते हैं करके। एक्सटेंशन तो नीचे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आई डोंट थिंक कि उससे कोई दिक्कत होगा। प्लॉट 1 चलो ट्राई कर लेते हैं एक बार। देखो इससे भी नहीं हुआ, तो अभी कुछ पता नहीं, ये सेव ले नहीं रहा है किसी कारण से, बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है थोड़ा देर में सेव हो जाएगा, मतलब थोड़ा टाइम लग रहा है मे बी। तो सेमी कॉलन का काम है टू हाइड आउटपुट। नेक्स्ट इज, कल पढ़े थे, और क्या पढ़े थे कल, किसी को याद है लास्ट में? परसेंटेज। हाँ, परसेंटेज, इसका क्या काम है कि जो भी हम इस जो भी हम कोई भी चीज लिखते हैं, कोई भी लाइन लिखे हैं मैटलैब पर, और उसके आगे हम सेमी कॉलन लगा दिए, तो इससे क्या होता है कि मैटलैब जो है, मैटलैब को इससे कोई मतलब नहीं, ये पढ़ेगा भी नहीं मैटलैब। जहां जहां हम सेमी कॉलन सॉरी परसेंटेज लगाए हैं, वहां वहां मैटलैब इसको नहीं पढ़ेगा। सेमी कॉलन में क्या होता था, मैटलैब उसको एक्सक्यूट करता था बट शो नहीं करता था। यहाँ पर मैटलैब इसको एक्सक्यूट भी नहीं करेगा, मतलब मैटलैब को इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम क्या लिखे हो, दिस प्रोग्राम इज फॉर प्लॉटिंग अ फंक्शन इन 2D। ये तो हम अपने लिए लिखे हैं ना, ताकि हम फ्यूचर में अगर कभी खोले इस प्रोग्राम को तो हम समझ पाए, बहुत दिन बाद खोले। मान लो कि तुम लोग का एमएससी हो गया, बहुत देर 3-4 साल बाद खोल रहे हो कि अरे ये कौन सा प्रोग्राम सेव्ड है, तो देखो कि अरे मैटलैब का कुछ है, तो समझ में नहीं आएगा, 3-4 साल बाद भूल चुके होगे सब चीज। लेकिन जब ये पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये प्रोग्राम प्लॉट करने के लिए है, कॉस फंक्शन का ऐसा ऐसा। तो ये जो है, ये हम अपने लिए देते हैं, अपने सुविधा के लिए ये सब लिखते हैं कि टू डिफाइन अ फंक्शन कॉस एक्स प्लॉटिंग द कमांड, क्योंकि बहुत सारा प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो बहुत सारा प्रोग्रामिंग सेव रहता है, तो हम लोग भूल जाते हैं कि किस प्रोग्राम में क्या किए हैं ऐसे करके। तो हर लाइन पर एक एक हम लोग ऐसे रिमार्क छोड़ देते हैं, ताकि इन फ्यूचर कभी भी हम खोले तो हमको तुरंत समझ में आ जाए, हमको टाइम देना नहीं पड़े। और चूंकि परसेंटेज डालने से इसको मैटलैब तो पढ़ेगा नहीं, तो हम तो पढ़ सकते हैं ना, मैटलैब इसको नहीं पढ़ेगा, मतलब मैटलैब को इससे कोई मतलब नहीं। तो हम लोग के लिए ये काम बेनिफिशियल है। तो परसेंटेज का यही काम, परसेंटेज इज टाइप्ड। परसेंटेज को क्यों टाइप किया जाता है, इन द, पहले कहाँ किया जाता है, इन द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन, किसी भी लाइन के शुरुआत में हम इसको परसेंटेज अप्लाई करते हैं। उसके बाद क्या होगा, द लाइन, इसको क्या कहते हैं, नाम कल बोले थे, कमेंट करना। द लाइन इज डेजिग्नेटेड एज ए कमेंट, इसको कमेंट करना कहते हैं, उस लाइन को हम कमेंट कर दिए। इसका मतलब क्या होता है, this means that when the enter key is pressed
जब इंटर की प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, द लाइन इज एग्जीक्यूटेड। द लाइन इज नॉट एग्जीक्यूटेड। लाइन एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। सेमी कॉलन में क्या हो रहा था कि लाइन एग्जीक्यूट हो रहा था लेकिन आउटपुट हमको दिख नहीं रहा था। मैटलैब उसको कैलकुलेट तो कर रहा था बट दिखा नहीं रहा था। यहाँ पर मैटलैब उसको कैलकुलेट भी नहीं करेगा परसेंटेज। नेक्स्ट इज थर्ड, और बहुत सारा, जैसे सीएलसी पढ़े थे, सीएलसी कमांड। इसके लिए क्या होता है, तो कुछ लोग नया आया है। सीएलसी से क्या होता है, ये बहुत, ये वाला में कमांड विंडो में देख रहे होगे कि बहुत कचरा हो गया है, मतलब बहुत सारा चीज हम कर दिए हैं। अब हम फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि ऊपर वाला सब डिलीट हो जाए, तो उसके लिए सीएलसी यूज करते हैं। सीएलसी यूज करेंगे तो क्या होगा, कमांड विंडो में जितना चीज ऊपर लिखा हुआ है वो सब साफ हो जाएगा। जैसे कि कॉपी, नया पेज खोल लेते हैं तो कॉपी साफ दिखने लगता है, इसी तरह से सीएलसी, गलती से दबा गया था बहुत। अब करते हैं इंटर, देखो नया साफ पेज आ गया मेरे लिए, ऊपर वाला सब डिलीट हो गया। तो इसको लिख लेते हैं सीएलसी क्लियर्स कमांड विंडो, क्लियर्स कमांड विंडो। और इसी, जब ये कर ही रहे हैं तो इसी के साथ क्लियर ऑल भी कर लेते हैं। क्लियर ऑल, ये भी एक कमांड है। इसमें क्या होता है तो करके देखते हैं। कुछ भी लिखते हैं, 45 इंटू 65, और अब हम यहाँ पर वर्क स्पेस में देखो आंसर आ गया 2925। अब हम इसको करते हैं क्लियर ऑल। इससे क्या होगा, इससे हमारा वर्क स्पेस साफ हो जाएगा। सीएलसी से कमांड विंडो साफ हो रहा था, क्लियर ऑल से वर्क स्पेस साफ हो जाएगा। तो ये क्यों जरूरी है क्लियर ऑल। सीएलसी तो समझ गए, जरूरी इसलिए है कि हमको बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, अब हम चाहते हैं कि फ्रेश पेज आए। जैसे कि कॉपी में कई बार घिच पिच हो जाता है तो क्या करते हैं कि नहीं, फ्रेश से स्टार्ट करेंगे, उसलिए कमांड विंडो में साफ कर देते हैं सब चीज, तो सीएलसी उसके लिए यूज करते हैं। क्लियर ऑल क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जब हम कोई कमांड देते हैं तो कई बार होता है कि मेमोरी में फीड कर लेता है। जैसे कि वर्क स्पेस में जो भी लिखा हुआ है ये अभी मैटलैब मेमोरी में फीड कर लिया। तो कई बार जब प्रोग्राम लिखते हैं तो अभी तो हम वेरिएबल्स का नाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन कल ये चीज देखे थे, तुम लोग नोटिस करोगे कि कल हम इसको, इस पर परसेंटेज डाल रहे थे। कल वाला वीडियो भी देखोगे तो उसमें है कि अगर इसमें परसेंटेज डाल रहे थे तो भी ये रन कर रहा था। तो क्या बोले थे कि एक्चुअल में ये पीछे वाला भूला नहीं है, मतलब पीछे वाला जो x को है, x को भूला नहीं है, वो याद कर लिया कि x जो है वो cos x है, इसलिए परसेंटेज डालने पर भी नहीं हो रहा है। तो एक काम किए थे, क्या किए थे, क्लियर ऑल कर दिए थे। क्लियर ऑल करने से वर्क स्पेस साफ हो गया था। वर्क स्पेस में क्या होता है कि याद रख लेता है कि पीछे क्या किए हो। तो जैसे यहाँ पर याद रखा है कि पीछे क्या किए हो, 2925, एक नेम दे दिया है जिसका, एक ऐसा कमांड दिए हो तुम जिसका वैल्यू जो है 2925 आ रहा है। और क्लियर ऑल करेंगे तो देखो ये साफ हो जाएगा वर्क स्पेस। क्लियर ऑल, क्लियर ऑल जैसे ही किए, रुक जाओ, होगा। क्यों नहीं हुआ, हो गया, देखो साफ हो गया। थोड़ा मतलब स्लो चलता है क्योंकि हैवी सॉफ्टवेयर होता है, अदरवाइज कोई दिक्कत ही नहीं। देखो वर्क स्पेस साफ हो गया। तो कल भी यही काम किए थे कि इसको रन किए थे, फिर यहाँ पर परसेंटेज डाले थे। अगर कल वाला वीडियो देखे होगे तो याद होगा अच्छे से। और फिर भी इसको रन करे तो रन हो रहा था। तो फिर क्या किए थे हम, क्लियर ऑल कर दिए थे। क्लियर ऑल करने से वर्क स्पेस पूरा साफ हो गया, पीछे वाला रिकॉर्ड जो है मिट गया, हिस्ट्री। तो उससे क्या हो गया, और फिर परसेंटेज डाल के हम फिर से रन किए थे तो एरर बता दे रहा था। तो इससे क्या होता है कि हम ये वेरिएबल अभी तक भूला नहीं है, फंक्शन cos x जो है वो cos x है, ये भूला नहीं था, इसलिए ऐसा हो रहा था। लेकिन जैसे ही हम क्लियर ऑल कर दिए तो ये वर्क स्पेस में पीछे हिस्ट्री पूरा भूल गया।
तो भूल गया तो क्या हुआ, अब उसको याद नहीं रहेगा कि एक्स कॉस फंक्शन जो है कॉस एक्स था, तो अब हम पर इस पर परसेंटेज दे रहे थे तो एरर बताने लगा था सेकंड टाइम में। तो ये वही बिल्कुल उसी तरह से होता है, जैसे कि कभी कभी हम किसी का नाम नहीं भूलते हैं, दूसरे को दूसरे के नाम से बुला देते हैं क्योंकि आदत है उस नाम का ऐसा कर, तो वही चीज हो जाता है कई बार। तो इसलिए क्लियर ऑल करते हैं ताकि ये पीछे वाला वेरिएबल्स को भूल जाए, पीछे क्या क्या किए हैं वो भूल जाए। और फिर सीएलसी कर देंगे, ये ऊपर वाला मिट जाएगा पूरा, ये पूरा मिट गया कमांड में। ये दो चीज है सीएलसी एंड क्लियर ऑल। तो क्या लिखेंगे क्लियर ऑल में, क्लियर्स वेरिएबल्स, ये प्रीवियसली यूज्ड वेरिएबल्स ऐसे लिख सकते हैं, प्रीवियसली, इससे पहले जितना भी वेरिएबल्स यूज हुआ होगा वर्क, तो इन द वर्क स्पेस। क्या लिख सकते हैं कि फॉरगेट्स हिस्ट्री इन वर्क स्पेस, वर्क स्पेस में जो हिस्ट्री होता है उसको भूल जाता है, डिलीट कर देता है। फॉरगेट्स या क्लियर्स दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारे कुछ वेल नोन कमांड्स हैं जो अक्सर दिखता है, कोई छोटा से छोटा भी प्रोग्राम लिखे, जैसे ये छोटा एक प्रोग्राम लिखे 2 लाइन का, तो इसमें भी दिख रहा था सेमी कॉलन, तो वापस से सेमी कॉलन डाल देते हैं। और इसके बाद तो ये कुछ बेसिक चीज हो गया, इसको नाम दे देते हैं 1 पॉइंट, ये सारा चीज को यहाँ पर लेते हैं 1.2, और ये जो पूरा था ऊपर वाला ये 1.1 था, फॉर विंडोज 1.1, ये सेक्शन 1.1, सेक्शन 1.2 यहाँ से स्टार्ट है जहाँ पर हम बेसिक कमांड्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, एंड सेक्शन 1.3 में हम लोग देखेंगे कि मैटलैब को में ऑपरेशंस किस किस तरह से होते हैं ऑपरेशंस। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेटर टाइप का यूज कर सकते हैं इसमें। तो क्या क्या होता है, एडिशन, एडिशन के लिए क्या देना पड़ेगा प्लस, सब्ट्रैक्शन इसके लिए माइनस, देन नेक्स्ट इज डिवीजन, दो तरह का होता है इसमें, राइट डिवीजन लेफ्ट डिवीजन। सबसे पहले लिखेंगे राइट डिवीजन, जो हम लोग जानते हैं। राइट डिवीजन करने के लिए क्या करते हैं, 2, यही करते हैं ना कि 2 को 2/3 कर देते हैं, तो ये इसको राइट डिवीजन कहते हैं। राइट डिवीजन क्यों, क्योंकि राइट वाला जो है उससे हम डिवाइड कर रहे हैं लेफ्ट वाले को, तो इसलिए 2/3 लिखते हैं, तो लिखता है 2/3 ऐसा करके। तो ये इसके लिए ये होता है, स्लैश इसको बोलते हैं ना, इसको स्लैश बोलते हैं। और लेफ्ट के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट डिवीजन के लिए बैक स्लैश, मतलब अगर हम ऐसे लिख दे 2/3, इसका मतलब है, इसका मतलब 2/3 नहीं है, इसका मतलब 3/2 हो जाएगा उल्टा। तो ये चीज करके देखते हैं। तो यहाँ पर दो तरह का डिवीजन होता है, एक तो सिंपल जो हम लोग जानते हैं, और एक उल्टा उसका। और ये वाला जनरली कम यूज होता है, यूज कब होता है, मैट्रिसेस के केस में, जब हम एरेस पढ़ेंगे इसके बाद, तो वो एरे में ये सब यूज होता है। अभी हम डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं लेफ्ट एंड राइट डिवीजन। तो सबसे पहले 4 डिवाइडेड बाई, ये कौन सा डिवीजन है, लेफ्ट है कि राइट है, स्लैश यूज किए है ना, अभी क्या लिखे थे, स्लैश के लिए कौन सा डिवीजन, राइट डिवीजन के लिए कौन सा सिंबल यूज कर रहे हैं, स्लैश यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये राइट डिवीजन है कि लेफ्ट डिवीजन है, राइट डिवीजन है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, कितना, 4/2, आई मीन डिवाइड कर देगा ना, तो 4/2 कितना होता है, 2 होता है, 2 आना चाहिए ना आउटपुट।
देखते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। देखो 2 आ गया, ये है राइट डिवीजन। लेकिन यही उल्टा अगर 4 बैक स्लैश दे दें, एक तो स्लैश होता है और दूसरा बैक स्लैश, तो अभी दे रहा है बैक स्लैश, उल्टा स्लैश, कितना आएगा? ये है लेफ्ट डिवीजन। तो इसको जब स्लैश दे रहे थे तो स्लैश को कैलकुलेट करा था 4/2, जो नॉर्मल हम लोग पढ़ते हैं, इससे तो हम लोग वेल अवेयर हैं। और जब बैक स्लैश करते हैं तो इससे हम लोग अभी तक अवेयर नहीं थे, शायद तुम लोग भी अवेयर नहीं हो गए, मतलब तो ये उल्टा होता है, मतलब 2/4 होगा ये। तो 2/4 कितना होगा? 1/2। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। 1/2.5। ठीक है। और ये जो बैक स्लैश है, ये जनरली हम लोग जब मैट्रिक्स को इन्वर्स निकालेंगे तब यूज करेंगे, देखेंगे कि इसका यूज कैसे होता है, मतलब कब होता है। और कैलकुलेटर टाइप का यूज करने के लिए बैक स्लैश का यूज, मतलब लेफ्ट डिवीजन का यूज जनरली नहीं करते हैं, लेकिन ये भी एक टाइप का डिवीजन है। ये चीज अवेलेबल रहता है कैलकुलेटर में क्या? लेफ्ट डिवीजन नहीं रहता। और एक और है एक्सपोनेंशियल। इसको कैसे करेंगे? ई एक्स पी। जैसे कि हम एक्सपोनेंशियल 2 का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो ई एक्स पी लिखे और ब्रैकेट के अंदर लिख दिए 2। देखते हैं क्या वैल्यू आता है। कितना होता है एक्सपोनेंशियल? 1 ही देते हैं। एक्सपोनेंशियल का वैल्यू तो सबको पता है ना, ई का वैल्यू कितना होता है? 2.72 समथिंग, नहीं? हाँ, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल 1 का वैल्यू, ई का वैल्यू ही आना चाहिए। देखते हैं कितना आता है। 2.7183। तुम्हारा भी गलत हो गया। हाँ, ठीक। तो 2.72 राउंड ऑफ करके कह सकते हैं, ठीक। तो ई एक्स पी 2 करेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, मतलब एक्सपोनेंशियल स्क्वायर हम कर रहे हैं, तो ये आएगा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आएगा 7.389। तो इस तरह से ये भी एक बहुत रैंडमली यूज होने वाला, तो इसको इस तरह से ना लिख के ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पर तुम इनपुट डालोगे, जहाँ पर इनपुट डालोगे वहां पर डॉट लगा देते हैं। एक्सपोनेंशियल क्या चाहिए, किसका एक्सपोनेंशियल? 1 का, 2 का, 3 का, जिस भी चीज का एक्सपोनेंशियल चाहिए वहां पर पुट करो। जैसे ई स्क्वायर चाहिए तो हम लिखेंगे इसको ई एक्स पी 2। इस तरह से एक एग्जाम्पल दिखा दिए। तो ये इस तरह से ऑपरेशंस करते हैं। और बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन तो नॉर्मल है, इसमें क्या ही, तो कैलकुलेटर में भी करते हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है। मल्टीप्लिकेशन छूट गया ना, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लिख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए क्या करना पड़ता है? स्टार हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। ये वाला साइन यहाँ पर नहीं रहता है, कंप्यूटर में कहीं पर देखे हो ये वाला साइन? मतलब एक्स छोड़ के, मतलब एक्स जो रहता है वही रहता है, बट एक्स दोगे तो वो नहीं समझेगा कि ये मल्टीप्लिकेशन दे रहा हो, तुमको स्टार देना पड़ेगा। ये कहाँ पर रहता है? नंबर 8 के ऊपर रहता है। Shift+8 दबाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो ये सारे कुछ बेसिक्स ऑपरेशंस हैं, और इन सब के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इन सब के हेल्प से हम बेसिक कैलकुलेटर का यूज तो कर ही सकते हैं। तो मैटलैब में कैलकुलेटर का भी यूज सारा चीज हो जाएगा। मैटलैब एज ए कैलकुलेटर, मैटलैब को एज ए कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं इन सब ऑपरेशंस के यूज। तो मैटलैब है तो मतलब कैलकुलेटर भी है, कैलकुलेटर अलग से जरूरत नहीं है, मैटलैब है तो। इसके बाद कुछ 1.4 में हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्ले फॉर्मेट्स।
डिस्प्ले फॉर्मेट्स। ये क्या होता है? देखो, हम किए थे ऊपर में 4/2 किए थे, 4/2 किए थे, आई मीन सॉरी 4/2 किए थे, यानी 2/4 कर रहे थे। तो कर रहे थे तो कितना आना चाहिए था? 1.2। तो कितना आया? 0.5। 0.5 इज ऑल्सो 1/1.2। लेकिन मैटलैब जो कैलकुलेट करेगा वो तो वही वैल्यू कैलकुलेट करेगा, 1.2 या 0.5 इसके लिए सेम ही है, क्योंकि वो कैलकुलेट किस में कर रहा है? बाइनरी में कर रहा है। तो हमको दिख रहा है 0.5 ना, क्योंकि वो ट्रांसलेट कर दे रहा है, जो डिस्प्ले हो रहा है वो 0.5 दिख रहा है। हमको 0.5 नहीं चाहिए। जैसे कि ऐसे देखते हैं, 22/7 ये करते हैं का वैल्यू, इस पर इंटर करते हैं, देखते क्या आता है, 3.1429। तो ये जो फॉर्मेट है, ये जो आउटपुट का फॉर्मेट है, ये हम ही डिसाइड करते हैं कि हमको किस तरह से चाहिए। जैसे कि अभी क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट आ रहा है? देखो तो 4 डिजिट आ रहा है। उसी तरह से 5/3 करते हैं, अभी भी डेसिमल के बाद 4 ही डिजिट आ रहा है। कुछ भी करेंगे तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स आएगा। तो ये कंट्रोल कौन कर रहा है? ये तो मैटलैब तो बस ये शो कर रहा है ना। मैटलैब को तो पूरा आंसर पता है इसका, वो तो बाइनरी में काम कर रहा है, बट शो कर रहा है ये 1.667, ये डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर इंटरफेस पर। तो ये कौन कंट्रोल करता है? हमको मान लो चाहिए कि 9 के बाद कौन सा डिजिट होगा, ये भी हमको चाहिए। कई बार हम राउंड ऑफ करते हैं, तो क्वेश्चन में मान लो दिया कि 5 डिजिट तक चाहिए डेसिमल के बाद, तो कैसे निकालेंगे? तो ये कंट्रोल भी हमारे पास होता है कि हम जैसा देखना चाहें, मैटलैब हमको वैसा ही दिखाएगा। जैसे कि हम चाहते हैं कि पॉइंट के बाद और भी सारा डिजिट्स है, बहुत सारा डिजिट है, तो वो भी मैटलैब दिखाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। फॉर्मेट, कहाँ गया, एक फॉर्मेट लॉन्ग। अगर हम ये, सॉरी, फॉर्मेट लॉन्ग, अगर हम ये कमांड देते हैं कमांड विंडो में, क्या होगा कि डेसिमल के बाद बहुत सारा डिजिट देने लगेगा। उसके लिए फॉर्मेट लॉन्ग का कमांड देना पड़ता है। अब हम इंटर प्रेस कर दिए, इंटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं, ऊपर में 22/7 किए थे, यहाँ भी 22 यानी या 5/3 किए थे, तो यहाँ भी हम 5/3 करते हैं और देखते हैं पॉइंट के बाद कितना डेसिमल आता है। 5/3, इंटर। देखो बढ़ गया ना, ये वाला देखो डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, और ये वाला टोटल 14 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 4 तो 6 तो 8 तो 10, हाँ 15। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको जैसा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम इसको कमांड दे सकते हैं कि इतना करो, हमको इतना डेसिमल तक चाहिए। अब 22/7 करके देखते हैं कितना आता है। पहले कितना आ रहा था? 3.14, 8 डिजिट आ रहा था ना ऊपर में, 3.1429। अब यहाँ पर करके देखते हैं कितना आता है। तो इतना सारा आ गया, 15 डिजिट तक आ गया डेसिमल के बाद। तो हमको मेरा जैसा रिक्वायरमेंट है हम वैसा इसमें आउटपुट डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब हमको वापस से चाहिए कि नहीं नहीं इतना नहीं चाहिए, हमको वही वाला चाहिए, 4 डिजिट तक ही चाहिए। तो क्या करेंगे? फॉर्मेट लॉन्ग किए थे, अभी अभी शॉर्ट लिखेंगे, फॉर्मेट शॉर्ट, और इंटर प्रेस करेंगे। और अब करते हैं, कितना कर रहे थे? 5/3 ना, 5/3, और चेक करते हैं अब कितना है। वापस से देखो वही डिजिट तक आ रहा है। ये मेरे कंट्रोल में है कि हम डेसिमल के बाद क्या देखना चाहते हैं, कितना देखना चाहते हैं, एंड सो ऑन। अच्छा, अभी तक अच्छा ठीक है। अब हम 1.5 लिखते हैं, या फिर ऐसा करते हैं 1.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से।
कितना आएगा आउटपुट बताओ? 1.5 ही आएगा। इंटरप्रेस करते हैं, कितना आया? 1.5 ही आया। डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स इसलिए आ रहा है क्योंकि हम फॉर्मेट शॉर्ट दिखे हैं, तो बाकी जगह 0000 आ रहा है। लेकिन किसी को कोई चाहता है कि ये हम फ्रैक्शन में लाएं, जैसे कि 1.5 है, इसको वो फ्रैक्शन में आउटपुट चाहता है, तो क्या करेगा? तो लिखेगा फॉर्मेट रैट। रैट मतलब रैशनल, रैशनल को शॉर्ट में लिख रहा है रैट। इसके बाद एंटर कर देंगे, और अब हम यही वाला कॉपी करके पेस्ट करते हैं यहाँ पर। मतलब हमको क्या चाहिए? 1.5 इंटू 1 चाहिए। अब देखते हैं कि यहाँ पर आउटपुट कितना आया था? 1.5 आया था, वो फॉर्मेट रैट कर दिए। रैट मतलब रैशनल, रैशनल चाहिए हमको फॉर्मेट डिस्प्ले कराना है। तो देखते हैं 1.5 इंटू 1 कितना आता है। कितना आना चाहिए? रैशनल में 3/2 आना चाहिए। देखते आता है कि इंटर, देखो 3/2 आ गया। ये बिल्कुल मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको आउटपुट कैसा चाहिए, मतलब क्या हमको आउटपुट रैशनल में चाहिए, क्या आउटपुट हमको डेसिमल में चाहिए, और डेसिमल में भी चाहिए तो डेसिमल के बाद कितना प्लेस तक चाहिए? 4 प्लेस तक काम चल जाएगा कि उसके आगे भी जाना है? वो सब कुछ डिस्प्ले कराना मेरे हाथ में। तो इस चीज को हम लोग डिस्प्ले फॉर्मेट्स में लिखेंगे। यही होता है डिस्प्ले फॉर्मेट में। फॉर्मेट्स तो इसमें किस कौन कौन सा कमांड होता है वो लिखेंगे। कमांड, ये कमांड बीच में डिस्क्रिप्शन, उस कमांड का क्या काम है, डिस्क्रिप्शन, और इधर लिखेंगे एक एग्जांपल। तो कमांड में लिखेंगे क्या? अगर फॉर्मेट शॉर्ट लिखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना पड़ेगा कि डिस्प्ले आउटपुट, आउटपुट को किस तरह से डिस्प्ले करता है? विथ 4 डेसिमल डिजिट्स। ठीक है, यही काम कर रहे हैं 4 डेसिमल डिजिट तक। एग्जाम्पल के लिए 5/3 करेंगे तो कितना आएगा आउटपुट? 1.6667 डेसिमल के बाद 4 डिजिट। नंबर 1। नंबर 2 इज फॉर्मेट लॉन्ग। इसमें क्या होगा? डिस्प्ले आउटपुट विथ कितना डिजिट था? 15 डेसिमल डिजिट्स। यहाँ टी लिख दिया डेसिमल, डेसिमल डिजिट्स। एग्जाम्पल के लिए अगर 5/3 करेंगे तो कितना आएगा? 1.6666, गिनते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे आएगा नहीं, इसमें नीचे लिखते 11 12 13 14 15। ठीक है। नंबर 3 और क्या है? फॉर्मेट, फॉर्मेट रैट। ये क्या होता है? डिस्प्ले आउटपुट, डिस्प्ले आउटपुट इन रैशनल फॉर्म, रैशनल फॉर्म में डिस्प्ले करता है। जैसे कि 1.5 हम लिखें तो ये जब एक्सिक्यूट होगा, जब इसको एक्सिक्यूट करेंगे तो कितना आएगा? 3/2 आएगा। यहां से रैशनल से हम जा रहे थे किस पर? मतलब रैशनल से हम डेसिमल पर जा रहे थे, यहाँ पर हम डेसिमल से रैशनल पर जा सकते हैं, हमको रैशनल वैल्यू चाहिए तो। और एक होता है फॉर्मेट, ऐसे ऐसा बहुत सारा चीज होता है, बट हम लोग सिर्फ मेन मेन चीज जानेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है, जो मतलब बेसिक बेसिक चीज है जिसको जानना चाहिए वो जानेंगे। बैंक, देखते हैं फॉर्मेट बैंक करके क्या आता है। फॉर्मेट बैंक, और अब हम कर दिए 3/2। देख रहे हो 4 डिजिट से घट के 2 डिजिट हो गया।
अब हम करते हैं 5/3। कितना आना चाहिए? डेसिमल के बाद 4 डिजिट नहीं आएगा, अब 2 डिजिट आएगा। शॉर्ट में क्या हो रहा था, 4 डिजिट आ रहा था, लॉन्ग में 15 डिजिट, और बैंक में फॉर्मेट बैंक जब करेंगे तो 2 डिजिट। तो इसमें कितना आएगा? 1.67 एक्सपेक्टेड है, देखते हैं कितना आता है। 1.67। तो फॉर्मेट बैंक क्या करता है? डिस्प्ले आउटपुट विथ 2 डेसिमल डिजिट्स। एग्जाम्पल के लिए अगर 5/3 करेंगे तो कितना दिखाएगा? 1.67। बस ये 2 डिजिट है। ये सब कुछ बेसिक चीज जो कि स्टार्ट करने से पहले थोड़ा थोड़ा समझना पड़ता है कि ये सब क्या है, क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो हमको ये सब चीज का रैंडमली जरूरत पड़ेगा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब थोड़ा और करला देते हैं, थोड़ा देर बस। एलिमेंट्री मैथ बिल्ट इन फंक्शन, ये तुम लोग के सिलेबस में भी है और ये इम्पोर्टेंट है। एलिमेंट्री, यही खासियत है मैटलैब का कि इसमें बिल्ट इन, बिल्ट का स्पेलिंग क्या होता है? BUILT, बिल्ट इन फंक्शन। एलिमेंट्री मैथ बिल्ट इन फंक्शन, इसका क्या मतलब है? एलिमेंट्री मैथ का क्या मतलब है कि मैथ में जो जो चीज हम बहुत रैंडमली यूज करते हैं, जो बहुत बेसिक बेसिक चीज यूज होता है, जैसे कि स्क्वायर रूट और एक्सपोनेंशियल, और क्या? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी वैल्यू, मान लो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2, -2 कितना आएगा? 2 आएगा। ये सब चीज, जैसे log x, log ऑफ 2, इस तरह से हम बहुत रैंडमली, ये सब चीज बहुत बेसिक है ना मैथमेटिक्स के लिए, तो ये सब चीज तो जब भी कुछ करेंगे तो आएगा ही हमेशा, ऑब्वियसली। साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा आएगा ही। तो ये सारा चीज को ही एलिमेंट्री मैथ्स कह रहा है। और बिल्ट इन फंक्शन का क्या मतलब है कि इसके लिए हमको प्रोग्राम लिखने का जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट एक कमांड दे देंगे और मैटलैब समझ जाएगा कि हम स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं। डायरेक्ट एक कमांड दे देंगे और मैटलैब समझ जाएगा कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 निकालना चाहते हैं। और एक्सपोनेंशियल वाला तो ऊपर देख ही लिए कि EXP2 कर रहे थे, तो डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल, मतलब हमको बताने का जरूरत नहीं है मैटलैब को कि स्क्वायर रूट कैसे निकलता है। नहीं तो स्क्वायर रूट के लिए पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना, बट मैटलैब को ये बताने की जरूरत नहीं है। बिल्ट इन का यही मतलब है कि उसके अंदर ऑलरेडी है वो चीज, वो कमांड है जिसको रिकॉल, अगर उसको रिकॉल करा दें तो वो कर देगा काम। जैसे बिल्ट इन बैटरी होता है मोबाइल में, मतलब बिल्ट इन का मतलब कि बैटरी को अलग नहीं कर सकते हो मोबाइल से, और किसी किसी में अलग हो पाता है, वहां पर बिल्ट इन नहीं रहता है। वहां पर हम खोल के देख सकते हैं कि बैटरी कैसा है, क्या है, बिल्ट इन वाले में नहीं देख सकते। तो बिल्ट इन मतलब कि उसी में अटैच होना। जैसे कि नंबर 1 स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट को कैसे लिखते हैं? स्क्वायर रूट SQRT ऑफ x लिखेंगे तो क्या निकालेगा? स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, x की जगह कोई भी जो भी नंबर देंगे हम, स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ x जैसे देखते हैं। बस ये लास्ट है, इसके बाद छोड़ देंगे। SQRT स्क्वायर रूट ऑफ x, x की जगह हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2। हम देखना चाहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 का क्या वैल्यू, कितना आएगा वैल्यू बताओ? कितना? 1.14 देखते हैं। 1.414 होता है, जनरली हम लोग याद रखते हैं, बट चूंकि यहाँ पर फॉर्मेट लास्ट टाइम क्या दिए थे, बैंक दिए थे, तो डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट बताएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, ये तो छोटा हो गया, इसका तो हम लोग जानते ही थे। मान लो फायदा किसमें है कि कुछ ऐसा, कुछ कोई भी नंबर है, पता नहीं कौन सा नंबर, इसका स्क्वायर रूट हम निकालना चाहते हैं, स्क्वायर रूट निकल गया।
ये फायदा है कि कितना भी बड़ा से बड़ा इंटीजर, अब ये हम लोग को निकालने में कितना टाइम लगता है, लेकिन ये झट से निकाल दिया 3 सेकंड। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए स्क्वायर रूट ब्रैकेट के अंदर x डाल देंगे, तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ x। एक्सपोनेंशियल तो ऑलरेडी हम लोग देख ही चुके हैं, एक्सपोनेंशियल x ये क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा e का पावर x को। इसके बाद एब्सोल्यूट x, ये क्या करेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, x का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेगा। ये करके देखते हैं, abs माइनस, इसका -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2 है, पता है हमको, देखते हैं कितना आता है। देखो 2 आ गया, तो यही काम है इसका, एब्सोल्यूट, ये डायरेक्ट कमांड है, abs लिख देंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x दे देगा। इसके बाद और भी बहुत सारा इसी तरह से log x कैलकुलेट करेगा, क्या, log ऑफ द नंबर x जो भी नंबर तुम डालोगे उसका लॉगरिथम, log का वैल्यू कितना होगा। सिमिलरली फैक्टोरियल x, ये भी क्या करता है, x फैक्टोरियल को कैलकुलेट करता है। नेक्स्ट इज साइन x, ये क्या करता है, अगेन साइन x का वैल्यू कैलकुलेट करेगा, जैसे कि हम देखते हैं 1 बाय 1, जल्दी से देख लेते हैं क्या है। log ऑफ 2, log 2 का वैल्यू पता है, जीरो 0.69 है। क्या गड़बड़ है, बता सकते हो, क्या गड़बड़ हुआ है। बोलो, समझ पाए क्या गड़बड़ हुआ तुमसे, या फिर क्यों डिफरेंस आया आंसर में, पता चला अभी, अभी भी नहीं पता चला, इसके बाद इसको देखने पर। हाँ, तुम जो बताई हो बेस 10 का है ना वैल्यू, और ये जो है, अगर लॉग, जब सिंपल लॉग लिख रहा है तो मैटलैब उसको नेचुरल लॉग समझेगा। तो लॉग एक्सपोनेंशियल लिख रहे हैं तो इसलिए 1 आ रहा है। अब log 10 के अंदर लिखना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, log 10, अब देखते हैं कितना वैल्यू आता है, कितना बोल देती है, यही ना पॉइंट, फॉर्मेट लॉन्ग कर देते हैं, फॉर्मेट शॉर्ट, 4 डिजिट बताएगा, इसको कॉपी करके फिर से यहाँ पेस्ट करते हैं, 301 यही बता रही थी। सिमिलरली फैक्टोरियल इसको चेक करते हैं कितना आएगा, क्या हो गया, आ गया फैक्टोरियल 2 इस फैक्टोरियल 2 हमको पता है, तो बड़ा नंबर कर लेते हैं, फैक्टोरियल 20, क्या आया 2.4329 ई, और ये प्लस 18, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 2.4329 इंटू 10 टू द पावर प्लस 18, ये इसका मतलब है 10 टू द पावर प्लस 18, उसको ऐसे लिखता है, बहुत बड़ा नंबर है ना, 10 का पावर 18। फिर साइन ऑफ कितना लिखे, 90 लिखते हैं, कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, देखते हैं 1 आया, क्या गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया था बताओ, क्यों 1 नहीं आया साइन 90 में, मैटलैब बाय डिफॉल्ट किस में ले रहा है, क्या लगता है, हाँ, तो यहाँ पर
चूंकि रेडियन में ले रहा है तो ये 90 को भी रेडियन समझ ले रहा है, उस हिसाब से वो कैलकुलेट कर रहा है। इसलिए पाई/2 जब लिखे हैं तो 1 आ रहा है और साइन 90 1 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमको जब भी देना होगा बाय डिफॉल्ट तो रेडियन में ही देना होगा हर चीज। मैटलैब में बाय डिफॉल्ट रेडियन में रहता है और बाय डिफॉल्ट लॉगरिदम नेचुरल लॉग रहता है। जब तक 10 लिखेंगे नहीं तब तक वो नहीं समझेगा कि लॉग बेस 10 में चाहिए वैल्यू। ठीक है, तो साइन एक्स का क्या है, इसको क्या लिखें? साइन एक्स को तो साइन एक्स ही लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? साइन एक्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ बेसिक है। और एक चीज और हम यूज कर दिए, जैसे पाई को बताया नहीं कि पाई को ऐसे लिख सकते हैं, बट यहाँ पर एक्चुअली ऐसे लिख सकते हैं। पाई को पी आई लिख सकते हैं, तो वो पाई समझेगा उसमें, वही वाला पाई समझेगा। जैसे अगर लिखे पी आई, देखो पाई का वैल्यू दे दिया 3.1416। तो ये सब इनबिल्ट होता है इसके अंदर, जो कि धीरे धीरे पढ़ते समझ आता है। आज छोड़ देते हैं इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे और पढ़ेंगे।